हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया। उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो मैं हितेश शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ब्यूटीफुल से चैनल LHS फिजिक्स पॉइंट में। जैसा कि हमारी BSc फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स की बुक चल रही है, जिसकी यूनिट नंबर 2 हमारे पास चल रही है, जिसका चैप्टर नंबर 2 सेंटर ऑफ मास की हमने लास्ट लेक्चर में शुरुआत कर दी थी। उम्मीद करता हूं कि आपको लास्ट लेक्चर आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर के एंड में हमने स्टॉप किया था द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश यानी RCM। आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बता दिया था कि स्थिति सदिश हमें निकालना है, हमें वेग निकालना है द्रव्यमान केंद्र का, हमें त्वरण निकालना है और उनसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकलेंगी, हमें वो भी लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं, आपने द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश निकाल लिया RCM, तो वेग क्या होता है? यदि मैं स्थिति का t के सापेक्ष अवकलन कर दूं, यानी स्थिति में मैं परिवर्तन कर दूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वेग। और वेग में भी मैं परिवर्तन कर दूं t के सापेक्ष, तो त्वरण आ जाएगा, जैसे कि हम पहले कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल इजी टॉपिक है आज के भी सभी। तो हेडिंग डालेंगे आप द्रव्यमान केंद्र का वेग। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखते हुए चलेंगे। सबसे पहला आज का जो टॉपिक है वो है द्रव्यमान केंद्र का वेग। देखिए क्या है द्रव्यमान केंद्र का वेग, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश तक यदि आपको समझ में आ गया है ये चैप्टर, तो आज के लेक्चर में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और लास्ट के लेक्चर मैंने बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाया था। ठीक है, एक एक शब्द की मैंने व्याख्या की थी, विशेषकर आपको द्रव्यमान आघूर्ण जो मैंने बताया था वो भी मैंने आपको डिटेल से बताया था, तो उसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश निम्न होता है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में निकाल लिया है। हम जानते हैं कि द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश निम्न होता है, स्थिति सदिश निम्न होता है। देखिए, और हमें पता है, हम लास्ट लेक्चर में फाइंड कर चुके हैं द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश किससे व्यक्त करते थे हम? RCM वेक्टर इज इक्वल टू समीशन MI RI वेक्टर अपॉन का समीशन MI। मैंने समीशन का मतलब आपको बार बार समझा दिया है, फिर भी आपको याद नहीं होता है तो यहाँ लिख लेंगे। समीशन का मतलब है योग। यदि कोई 1 से लेकर 1000 तक की संख्याएं हैं तो आप ऐसे नहीं जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 4, डायरेक्ट आप 1 से 1000 तक का योग कर सकते हैं समीशन की सहायता से। ठीक है, समझ में आया? तो समीशन का मतलब क्या है? योग। ये हमारे पास लास्ट लेक्चर में फाइंड हो चुका था, जिसको हम समीकरण A नाम दे रहे हैं। ठीक है, यहीं से हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले अब हम वेग की तरफ बढ़ते हैं, हमें वेग निकालना है तो हम उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं मान रहा हूं कि माना यदि समीशन जो MI है ना मेरे पास, उसको मैं कैपिटल M मानूं, यदि समीशन MI इज इक्वल टू कैपिटल M। कैसे? अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, समीशन MI का मतलब क्या है? बहुत सारे, कोई भी दृढ़ पिंड होगा उसमें कई सारे कण होंगे, उन सभी कणों का द्रव्यमान तो समीशन MI बता रहा है। समीशन MI का मतलब क्या है? सभी कणों का द्रव्यमान अर्थात पिंड का टोटल द्रव्यमान। मान लीजिए कि आपके पास कोई पिंड है, बेटर तरीके से समझ में आएगा, और इसमें पार्टिकल कितने हैं? 500, और उनका वेट कितना है? 1000 kg। तो आप क्या लिखेंगे? समीशन MI इज इक्वल टू कितना? 1000 kg ही लिखेंगे, क्योंकि सभी कणों का ही तो क्या बोल रहे हैं हम? समीशन MI बोल रहे हैं, तो आपने 1000 kg लिख दिया। यदि मैं इसको कैपिटल M लिख दूं, तो क्या इसका वेट चेंज होगा? कि नहीं होगा, वही 1000 kg रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? तो मैं समीशन MI की जगह कैपिटल M लिख रहा हूं। इससे मैंने आपको समझा भी दिया है कि इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है जी, चलिए तो अब लिख दीजिए हम RCM वेक्टर इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा फिर हमारे पास?
समीशन एम आई आर आई वेक्टर अपॉन का कैपिटल एम। ठीक है, ये समीकरण 1 दे देंगे हम। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि हम जानते हैं कि आरसीएम क्या है, एक स्थिति सदिश है, और स्थिति में परिवर्तन की दर ही क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। समझ में आया? तो यदि मैं इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर देता हूं तो मेरे पास वेग आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का टी के सापेक्ष, समीकरण 1 का टी के सापेक्ष क्या करेंगे बोलिए, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर देखिए अब मैं इसका अवकलन कर रहा हूं, तो अवकलन करेंगे तो d अपोन का dt आरसीएम वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू समीशन एम आई और कैपिटल एम दोनों ही कांस्टेंट हैं, तो 1 अपोन एम भी बाहर आ जाएगा। समीशन एम आई, द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्या कभी द्रव्यमान का अवकलन होता है? नहीं होता, एक नियत राशि है, तो द्रव्यमान बाहर है। फिर अवकलन किसका होगा, d अपोन डी टी आर आई वेक्टर। बोलिए यहां तक कोई परेशानी है क्या? नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने बता दिया कि यदि हम स्थिति का अवकलन करते हैं तो हमारे पास वेग आता है, इसलिए मैंने इसका अवकलन किया है। आरसीएम का कर दिया, समीशन एम आई कैपिटल एम कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, डी अपॉन डी टी को अंदर ले जाएंगे, तो आर आई का वह क्या कर देगा, अवकलन। अब एक बार के लिए आप इस सीएम को यदि भूल जाएंगे, सीएम को यदि भूल जाते हैं, यानी सेंटर ऑफ मास को थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट करते हैं, तो डी आर अपॉन डी टी यानी स्थिति में परिवर्तन की दर को आप क्या बोलेंगे, वी बोलेंगे। अब आर कैपिटल है तो वी भी क्या हो जाएगा, हमारे पास कैपिटल हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। और जब ये स्थिति सदिश सेंटर ऑफ मास का है तो वेग किसका आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास का। वेग किसका आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास का। इसमें कोई दिक्कत है क्या? मैंने बता दिया, एक बार सीएम को हटाएंगे, फिर आप देखेंगे डी आर अपॉन डी टी, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक होगा वी होगा। अब चूंकि स्थिति सदिश सेंटर ऑफ मास का है तो वेग भी सेंटर ऑफ मास का, इज इक्वल टू समीशन एम आई ऐसे की ऐसे है। अब देखिए इस बार आप आई को हटा दीजिए तो डी आर अपॉन डी टी, अब आर छोटा है तो इसका अवकलन आने वाला तो वी ही है, लेकिन कैसा आएगा, छोटा वी आएगा। तो समीशन एम आई वी वेक्टर अपॉन का नीचे क्या है, कैपिटल एम। अब यहां पर आई है यानी आई वे कण का स्थिति सदिश है, तो वेग भी कौन से कण का आएगा, आई वे कण का। अतः हमारे पास ये क्या आ गया, बोलिए हमारे पास आ चुका है द्रव्यमान केंद्र का वेग, जहां समीशन एम आई इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल एम है। अब बताइए इसमें कोई परेशानी है क्या? जिनको भी लास्ट का लेक्चर समझ में आ गया उनके तो कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। देखिए क्या किया है, यहां तक आपने कल समझ लिया था, एक टर्म की है कि इसकी जगह कैपिटल एम माना था, मैंने बता दिया क्यों माना है। आरसीएम ये है, टी का सापेक्ष अवकलन करूंगा, सीएम को एक बार हटाएंगे, डी आर अपॉन डी टी आप जानते हैं वी है। अब वी कैसा आएगा, स्थिति सदिश कैपिटल है तो वेग भी कैपिटल आएगा। अब स्थिति सदिश सेंटर ऑफ मास का है तो वेग भी सेंटर ऑफ मास का आएगा, ठीक है। समीशन एम आई और कैपिटल एम बाहर आ जाएंगे और आर आई का होगा तो वी आई आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र का क्या आ चुका है, ये वेग आ चुका है। अब ये यहीं पर समाप्त नहीं होता है, हालांकि जो वेग है टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहां से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें लिखनी वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट, चलें आगे, चलिए। तो ये है आपका वेग वाला, ठीक है, वेग आपके पास आ चुका है। अब देखिए यहां पर हम लिखेंगे VCM इज इक्वल टू समीशन एम आई आर आई वेक्टर अपॉन का कैपिटल एम, या एक बार के लिए मैं समीशन एम आई लिखूं तो आई का मतलब क्या है, आई इज इक्वल टू क्या है, 1 से लेकर n तक है, यानी VCM क्या हो जाएगा, यदि एक है पहला वह कण है तो उसका द्रव्यमान ये होगा, ये होगा, ठीक है। दूसरा है तो M2 R2,
सॉरी वी आई आएगा ना, यहां पर वी आई आएगा, ठीक है। तीसरा कण है तो M3V3 और nवा कण है तो डॉट 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 प्लस MnVn वेक्टर। समझ में आया कि नहीं? और द्रव्यमान की यदि बात करूं तो M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट 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 प्लस का Mn। तो ये है आपके VCM का मतलब, जहां I1 से N है। VCM का फॉर्मूला ये है। तो और VCM को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जिस प्रकार से हमारे पास नीड है हम वैसे वैसे VCM का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे चले। चलिए, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने समझाने का प्रयास कर रहा हूं और आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारे पास VCM का जो फॉर्मूला है वो एक बार आप याद रख लेंगे, समीशन MI VI वेक्टर कैपिटल M, ये लिखेंगे हम। ठीक है, समीकरण दे दीजिए इसको B। आपको RCM का भी फॉर्मूला लिखना है, VCM का भी याद रखना है और RCM का भी याद रखना है। तो आपने VCM का याद हो गया है। अब यहां पर मैं वज्र गुणा कर रहा हूं। यहां से देखिए समीकरण B से अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। समीकरण B से वज्र गुणा कर रहा हूं मैं, तो मेरे पास MVCM वेक्टर इज इक्वल टू समीशन MI VI वेक्टर, ये आया है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं कि संवेग किसे कहते हैं, संवेग किसे कहते हैं। तो आपने 11th-12th में पढ़ा है, बार बार ये पढ़ के आए हैं कि संवेग को हम P से व्यक्त करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है mv, इसका फॉर्मूला होता है mv, यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। ये आप पढ़ के आए हैं, ठीक है। यहां पर मेरे पास क्या है, MVCM। यदि CM को भूल जाए तो क्या बन रहा है, MV, यानी क्या बन रहा है, संवेग। तो हम MVCM की जगह क्या लिखेंगे, बोलिए P, और ये क्या हो जाएगा, समीशन MI VI वेक्टर। P इज इक्वल टू किसकी जगह लिखा हमने, कैपिटल M VCM। ये जो संवेग है वो किसका है, द्रव्यमान केंद्र का। क्यों? क्योंकि वेग किसका है, द्रव्यमान केंद्र का। द्रव्यमान केंद्र का संवेग, बोलिए कोई दिक्कत है क्या? यहां तक आपको समझ में आया? मैंने सिर्फ वज्र गुणा किया है और आपको पता है कि संवेग का फॉर्मूला ये होता है P इज इक्वल टू MV। यहां पर आपने एक बार CM को उठाया तो आपके पास P का फॉर्मूला बन रहा है, तो आपने P इज इक्वल टू ये आ गया। P किस बराबर में हमने MVCM की जगह P लिखा। तो ये जो संवेग आया है वो किसका है, सेंटर ऑफ मास का, क्योंकि वेग किसका है, सेंटर ऑफ मास का। तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। अब देखिए ये क्या है, यदि मैं I को हटा दूं, इस I को भी हटा दूं, इस I को भी हटा दूं, तो मेरे पास क्या आएगा, P इज इक्वल टू समीशन MV की जगह मैं P लिख सकता हूं क्या, लिख सकते हैं। लेकिन ये जो संवेग है वो I वे कण का है, तो द्रव्यमान भी I वे कण का, वेग भी I वे कण का, संवेग भी क्या होगा फिर, I वे कण का। तो एक फॉर्मूला मेरे पास ये आ चुका है, यानी मेरे पास दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ चुके हैं। एक तो द्रव्यमान केंद्र का क्या बोलिए, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, और P इज इक्वल टू समीशन PI, P इज इक्वल टू समीशन PI। अब ये इन दो फॉर्मूलों से हमारे पास कुछ लाइनें बनेंगी, हम वो देखेंगे। फिर उसके बाद हमारा द्रव्यमान केंद्र का वेग कंप्लीट होगा। दोबारा देखिए, कंफ्यूजन नहीं होना। यहां तक हमने समझा, समझ में आ गया, वज्र गुणा किया। हमारे को पता है कि संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। हमने CM को हटा दिया तो हमने देखा है तो किसका फॉर्मूला बन गया, संवेग का, संवेग लिख दिया। अब भैया जब वेग ही सेंटर ऑफ मास का है तो संवेग किसका आएगा, सेंटर ऑफ मास का। तो P इज इक्वल टू MVCM, द्रव्यमान केंद्र का संवेग। अब I वे कण का संवेग है, I वे कण का ही द्रव्यमान है, I वे कण का ही वेग है, तो संवेग कौन से कण का आएगा, I वे कण का आएगा। तो ये दो फॉर्मूले और हमारे पास आ चुके हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट, चलें आगे। चलिए, तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास आ चुके हैं। देखिए, पहला जो फॉर्मूला था वो था हमारे पास P इज इक्वल टू MVCM, ये था।
इससे क्या कथन बनता है? अर्थात द्रव्यमान केंद्र का संवेग, ये परिभाषा आ जाती है एग्जाम में कि द्रव्यमान केंद्र के संवेग को परिभाषित करो, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अर्थात द्रव्यमान केंद्र का संवेग, द्रव्यमान केंद्र का संवेग पिंड के द्रव्यमान व द्रव्यमान केंद्र के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। व द्रव्यमान केंद्र के, इसको हम कैपिटल एम लिखेंगे, व द्रव्यमान केंद्र के वेग के गुणनफल के क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी शॉर्ट नोट्स हैं आपके, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे भी पूछा जाएगा, कंपटीशन में भी कई बार पूछा जाता है कि द्रव्यमान केंद्र का संवेग का फॉर्मूला P इज इक्वल टू, वहां MV भी दे रखा होता है, MVC MV, लेकिन ज्यादातर MV लगाते हैं। लेकिन हमारे पास वेग यदि सेंटर ऑफ मास का है तो संवेग भी सेंटर ऑफ मास का ही होगा। समझ में आया कि नहीं? अब एक और फॉर्मूला हमारे पास बच गया है, वो क्या था? P इज इक्वल टू समीशन PI, P इज इक्वल टू समीशन PI। हम इसका भी अभी क्या निकलता है इससे वो भी चेक करेंगे, पहले आप ये नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है, P इज इक्वल टू समीशन PI। अब इसका मतलब पहले हम लिखते हैं, अर्थात P तो क्या है? पिंड का कुल संवेग, अर्थात पिंड का कुल संवेग, ठीक है। अर्थात पिंड का कुल संवेग, अब I की जगह हम 1 लिख देंगे तो पहले पिंड का संवेग होगा, 2 लिख देंगे तो दूसरे पिंड का होगा, 3 लिख देंगे तो तीसरे पिंड का संवेग होगा, ठीक है। इन यदि हमारे पास 10 पिंड हैं तो ये 10 पिंडों का संवेग होगा, और समीशन क्या बताएगा? उसको योग को बताएगा। तो हमें क्या लिखेंगे? अर्थात पिंड का कुल संवेग पिंड में स्थित प्रत्येक, मान लीजिए पिंड में 500 क्या है? कण स्थित है, तो 500 संवेग होंगे, उनके सभी के अलग अलग, तो पिंड में स्थित प्रत्येक कण के संवेग के योग के बराबर होता है। संवेग के, समीशन किसको बता रहा है? योग को। संवेग के योग के, संवेग के योग के क्या होता है? बराबर होता है। दोबारा देखिए, P इज इक्वल टू है हमारे पास समीशन PI। अब I का मतलब क्या है? 1 2 3 4, मान लीजिए कोई पिंड है, 500 कण है उसके अंदर, तो प्रत्येक कण का संवेग अलग अलग होगा। तो हम अर्थात पिंड का कुल संवेग कैपिटल P पिंड में स्थित प्रत्येक कण I को व्यक्त करता है, के संवेग के योग समीशन को व्यक्त करता है, के बराबर होता है। अर्थात हम इसको क्या लिख सकते हैं? मान लीजिए किसी पिंड में n कण है, हमारे को पता नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे? P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस डॉट 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 प्लस Pn अपॉन का, बस यही हो जाएगा इसका मतलब, नीचे तो कुछ है ही नहीं ना। तो ये है मतलब पहले कण का, दूसरे कण का, तीसरे चौथे कण का संवेग, ऐसे चलता चलता nवें कण का संवेग तक हम पहुंच जाएंगे। तो इसका भी मतलब समझ में आया, P इज इक्वल टू समीशन PI, अर्थात पिंड का कुल संवेग पिंड में स्थित प्रत्येक कण के संवेग के योग के, समीशन का मतलब योग के बराबर होता है। तो दोनों जो लाइनें हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? अब यहां से एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक गुण निकलेगा सेंटर ऑफ मास का, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? चलिए अब देखिए, सभी की नजरें एकदम बोर्ड पर होंगी। अब देखेंगे हम, P इज इक्वल टू समीशन PI है, ठीक है। हम जानते हैं कि न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है? न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है? संवेग में परिवर्तन की दर, यानी F इज इक्वल टू dP अपॉन का dt,
ये होता है संवेग में परिवर्तन की दर। अब मैं आपको न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़ाने नहीं बैठूंगा, यहाँ पर आप पढ़ के आए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है, F इज इक्वल टू dP अपॉन का dt। अब यदि मैं बाह्य बल की अनुपस्थिति कर रहा हूं, बाह्य बल की अनुपस्थिति, बाह्य बल की अनुपस्थिति, बाह्य बल की अनुपस्थिति का मतलब क्या है कि हमारे पास जो F है वो क्या हो गया, शून्य हो गया। ये वाला F क्या हो गया, शून्य। तो dP अपॉन dt इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, 0। अब आप ये भी जानते हैं कि किसी भी राशि का अवकलन 0 कब होता है, जब वह राशि क्या हो, बोलिए, जब वह राशि नियत होगी तो उस राशि का अवकलन ही शून्य होगा। यानी संवेग P यहां नियत है, तभी इसका अवकलन क्या है, 0 है। भाई हम जानते हैं, यदि मैं आपको बोलूं 2 का अवकलन करें, आप सीधा बोलेंगे 0, 5 का 0, 10 का 0, 1000 का 0। नियत है तो यहां पर अवकलन तो हो रहा है, d अपॉन dt तो हो रहा है, और भौतिक राशि कौन सी है यहां पर, संवेग, उसका अवकलन हो रहा है जो कि 0 आ रहा है। और हम जानते हैं कि किसी भी राशि का अवकलन 0 तभी आता है जब वह राशि क्या हो, नियत हो। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नियत। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए, अब आगे देखिए, अभी अभी हमने पढ़ा P इज इक्वल टू MVCM, पढ़ा जस्ट ही, ठीक है। P क्या है हमारे पास, बोलिए, नियत है, यानी MVCM के बराबर में मैं क्या लिख सकता हूं, नियत लिख सकता हूं। P नियत है कब, बाह्य बल की अनुपस्थिति में। ये संपूर्ण प्रक्रिया क्या कब हो रही है, बाह्य बल की अनुपस्थिति में। हम यहां लिख देते हैं कि जब when F इज इक्वल टू क्या है, 0, यानी बाह्य बल की क्या है, अनुपस्थिति। तो MVCM नियत है। अब VCM भी क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, क्योंकि M क्या है, M तो हमेशा नियत रहता है, द्रव्यमान तो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी कि किसी भी पिंड पर यदि बाह्य बल की अनुपस्थिति है तो द्रव्यमान केंद्र का वेग हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। यह द्रव्यमान केंद्र का एक विशेष गुण पाया जाता है। इस विशेष गुण के लिए हम सब ये घटनाएं कर रहे थे। अतः बाह्य बल की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत रहता है। अतः बाह्य बल की अनुपस्थिति में, अतः बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत रहता है। द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत रहता है। बोलिए, यहां तक आपको कोई परेशानी है क्या समझने में, नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मैंने एक एक चीजें आपको आसान तरीके से बताई है। P इज इक्वल टू समीशन PI, न्यूटन का द्वितीय नियम लगाया, ये होता है। F का मान जैसे ही 0 होगा, मैंने बता दिया कि नियत राशि का अवकलन 0 होता है, मतलब P यहाँ नियत है। अब अभी अभी हमने पढ़ा P इज इक्वल टू MVCM, MVCM की जगह मैं नियत लिख सकता हूँ। M वैसे ही कॉन्स्टेंट है तो VCM नियत हो जाएगा। यानी द्रव्यमान केंद्र का वेग बाह्य बल की अनुपस्थिति में हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। ये आप याद रखेंगे। तो ये हो गया हमारे पास द्रव्यमान केंद्र का वेग। आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, तो आप यहां तक इसको नोट कर लीजिए। कर लिया नोट, चलिए, रहो कि नहीं, उतार लिए। चलिए अब इसको रफ कर देते हैं। तो ये देखो इंपॉर्टेंट लाइन है। अब आपको नोट्स कैसे बनाने हैं मैं बताता हूं। देखिए, मैंने आपका टॉपिक क्या दिखाया, द्रव्यमान केंद्र का वेग दिखाया, और जहां पर मैंने VCM की वैल्यू निकाल दी वहां पर द्रव्यमान केंद्र का वेग कंप्लीट हो गया। फिर उसके आगे आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंट लाइंस। फिर वहां पर आपको मैंने 2 लाइनें लिखाई हैं बस, और वो लिख लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम किस पर चलते हैं, द्रव्यमान केंद्र के त्वरण पर। द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है जी। तो देखिए द्रव्यमान केंद्र का त्वरण क्या है। अभी अभी हमने पढ़ा कि द्रव्यमान केंद्र के वेग का फॉर्मूला क्या है, वो हम पहले लिखते हैं। हम जानते हैं कि द्रव्यमान केंद्र का वेग निम्न होता है।
क्या होता है, अब ये भी हमने देखा, VCM वेक्टर इज इक्वल टू समीशन MI VI वेक्टर अपॉन का कैपिटल M, जहां समीशन MI का मान ही कैपिटल M है। बिल्कुल एक एक लाइन में आपको बार बार बताते हुए चल रहा हूं। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, आप मेरे को बताएंगे कि यदि आपको वेग दिया हुआ है और त्वरण आपको चाहिए तो आप क्या करते हैं। सीधी सी बात है, टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, हम वही करेंगे। ठीक है, तो इसको हम समीकरण क्या नाम दिए थे, इसको बी नाम दिए थे, वहां पर समीकरण बी नाम दिए थे। ठीक है, तो समीकरण बी का टी के सापेक्ष क्या कर देंगे हम, अवकलन। समीकरण बी का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए डी अपॉन का dt VCM वेक्टर इज इक्वल टू, अब यहां पर भी वही घटना होगी, समीशन MI और कैपिटल M क्या है, यहां पर हमारे पास कांस्टेंट है जो कि बाहर आ जाएंगे। देखिए समीशन MI भी बाहर आएगा और कैपिटल M भी हमारे पास बाहर आ जाएगा, फिर अंदर कौन जाएगा, d अपॉन का dt, अवकलन किसका होगा, VI का। अब वही बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यदि हम एक बार CM को ढक लेंगे तो हमारे पास आएगा dV अपॉन का dt, वेग में परिवर्तन की दर एक्सीलरेशन। ठीक है, लिख दीजिए ए वेक्टर। अब चूंकि वेग ही सेंटर ऑफ मास का है तो एक्सीलरेशन किसका आएगा, सेंटर ऑफ मास का, तो यहां पर हो जाएगा ACM वेक्टर इज इक्वल टू समीशन MI ऐसे की ऐसे है। अब देखिए I को हटा दीजिए तो dV अपॉन का dt, वेग में परिवर्तन की दर A। अब A किसका है, सॉरी वेग किसका है, I वे कण का, तो एक्सीलरेशन भी किसका होगा, I वे कण का, और ये कैपिटल M। बिल्कुल चीजें बिल्कुल आसान है, बस आपको समझने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आसान होती जाएंगी धीरे धीरे, बस प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। यदि आप चाहें कि बिना प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ACM वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, समीशन MI AI अपॉन का कैपिटल M। यहां पर हमारे पास द्रव्यमान केंद्र का त्वरण भी क्या हो गया है, कंप्लीट। लेकिन हम इसको और भी आगे देख सकते हैं। अब ये जो हेडिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है, अब आप इसके आगे लगा लेंगे वही इंपॉर्टेंट लाइन। समीकरण C से देखेंगे, समीकरण C से मैं वज्र गुणा कर रहा हूं, तो वज्र गुणा करूंगा तो M इसके पास जाएगा, तो कैपिटल M ACM वेक्टर इज इक्वल टू समीशन MI AI वेक्टर। ठीक है, अब न्यूटन का द्वितीय नियम एक तो होता है संवेग में परिवर्तन की दर और एक होता है F इज इक्वल टू ma। होता है कि नहीं होता है, बोलिए, होता है ना। तो यहां पर ma आ रहा है तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, कैपिटल F लिख सकता हूं या नहीं। अब ये किसका फोर्स है, सेंटर ऑफ मास पर। तो देखो MACM, ma हम जानते हैं कि बल होता है या नहीं, तो MACM की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, F। तो यहां लिख दूंगा मैं F इज इक्वल टू MACM। ये क्या है, सॉरी M पर वेक्टर नहीं आएगा, A पर आएगा। ये क्या है, पिंड का कुल बल है, पिंड का कुल बल। अब बताइए इसमें कोई परेशानी है, हम जानते हैं बल का फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma। MACM की जगह मैं F लिख सकता हूं जो कि पिंड के कुल बल को क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास F वेक्टर इज इक्वल टू समीशन। अब देखिए I को हटा दीजिए तो वही ma बन रहा है, तो उसकी जगह हम F लिख देंगे। अब चूंकि द्रव्यमान भी I वे कण का है, एक्सीलरेशन भी I वे कण का है, दोनों के गुणनफल को बल कहते हैं, तो बल भी कौन से कण का आ जाएगा, I वे कण का। तो ये हमारे पास एक और दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ चुके हैं, ये भी हम क्या रखेंगे, याद रखेंगे। ये भी क्या रखेंगे, हम याद रखेंगे। ठीक है जी, तो अब इस फॉर्मूले से हमारे पास क्या निकला, जो लैंग्वेज आई है वो हम लिखते हैं कि किसी भी पिंड का जो कुल बल है वह उस पिंड के कुल द्रव्यमान तथा एक्सीलरेशन के
जो भी किसका एसिलरेशन होगा, द्रव्यमान केंद्र के एसिलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि द्रव्यमान केंद्र का वेग इतना था, टी के सापेक्ष बस अवकलन किया है, यहां पर फ्री हो चुका था, ये वज्र गुणा किया है। हम जानते हैं F इज इक्वल टू ma, तो इसकी जगह मैं F लिख दूंगा जो कि पिंड के कुल बल को व्यक्त कर रहा है, और हमने एक और फॉर्मूला निकाल लिया है। तो आप यहां तक फटाफट से नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? चलिए तो यहां पर हमारे पास पिंड का क्या हो गया, त्वरण भी हो चुका है, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण भी हो चुका है। अब देखिए एफ वेक्टर इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया है, एम ए सी एम वेक्टर। अर्थात किसी पिंड पर कुल बल का मान, कुल बल का मान पिंड के कुल द्रव्यमान, कैपिटल एम किसको बता रहा है, कुल द्रव्यमान को, पिंड के कुल द्रव्यमान व द्रव्यमान केंद्र के त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। व द्रव्यमान केंद्र के त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, बराबर, त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। समझ में आया कि नहीं? बस इसकी क्या लिखी है हमने, लैंग्वेज लिखी है। तो ये था हमारे पास द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, हमारे पास द्रव्यमान केंद्र का वेग भी हो चुका है, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण भी हो चुका है। अब आप यहां तक नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल टाइप एक फॉर्मूला आता है, हम वो भी देखेंगे जिससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो पहले आप यहां तक इसको नोट कर लीजिए, उतार लिए। चलिए अब हमारे पास छोटा सा एक टॉपिक है बिल्कुल जिससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, वो देखिए। आपने ये फॉर्मेट पढ़ रखा है, क्या वाला, ये वाला फॉर्मेट, आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। बस इस फॉर्मेट को आपको याद रखना है और आपका ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं वो आपके पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इससे क्या होगा, हम लिखेंगे कि माना द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, माना द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निम्न है। अब मान लीजिए आपका द्रव्यमान केंद्र जो है, सेंटर ऑफ मास, वो एक्स दिशा में है, तो एक्स दिशा में उसकी स्थिति XCM हो जाएगी, सेंटर ऑफ मास एक्स दिशा में, ठीक है। यदि वो वाई दिशा में है तो YCM हो जाएगा, जेड दिशा में है तो ZCM। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? हमें केवल इसकी स्थिति का बताना था कि यदि एक्स दिशा में आपका सेंटर ऑफ मास है तो XCM, वाई दिशा में है तो YCM, जेड दिशा में है तो ZCM। अर्थात RCM क्या आ जाएगा फिर, अर्थात RCM जो कि इसका स्थिति सदिश है, इस फॉर्मेट के अनुसार x के साथ तो I लगता है हमेशा, तो I कैप XCM प्लस y के साथ J कैप YCM प्लस z के साथ K कैप ZCM। बताइए इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये इसका क्या आ गया है, RCM आ गया। बिल्कुल इस फॉर्मेट के अनुसार चले हम। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति यदि ये है तो इसका स्थिति सदिश कितना हो जाएगा, I कैप XCM प्लस J कैप YCM प्लस K कैप ZCM। अब देखिए तो ये द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश है। अब देखिए द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश आ चुका है आपके पास। अब द्रव्यमान केंद्र के साथ कोई कण भी होगा जिसका उसके सापेक्ष स्थिति सदिश आएगा, फिर द्रव्यमान आघूर्ण बनेगा, फिर द्रव्यमान आघूर्ण का एक शून्य होगा, तभी तो द्रव्यमान केंद्र कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि आपको ये डायग्राम याद है क्या लास्ट लेक्चर में, जो यहाँ पर कोई Mi द्रव्यमान, I कण का द्रव्यमान Mi था, P बिंदु था जिसका स्थिति सदिश Ri था, यहाँ कोई C बिंदु पर सेंटर ऑफ मास था जिसका स्थिति सदिश RCM था, और इसका इस प्रकार से था ये, और इसका क्या था, RCI था। मतलब कोई आईवा कण होगा उसके सापेक्ष इसका द्रव्यमान आघूर्ण शून्य होगा, तभी तो वो सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। समझ में आया है कि नहीं? पढ़ाई करना तब आराम से आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप रिवीजन करेंगे तो ये चीजें नॉर्मल है आपके लिए, आपको समझ में। इस अब मैं बताया हूं बिना डायग्राम के, डायग्राम बना के बताया हूं, जो पढ़ रहे हैं उनको डायरेक्टली जब मैं बोला तभी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए
अब देखिए, तो ये तो क्या आ गया है हमारे पास, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति आ गई है, स्थिति सदिश आ गया है। अब आईवे कण का स्थिति देखिए, आईवे कण की स्थिति, आईवे कण की स्थिति। अब आईवे कण की स्थिति यदि एक्स दिशा में है तो इस फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, आई कैप एक्स आई प्लस जे कैप वाई आई प्लस का के कैप जेड आई, यही होगा। यदि आपका पार्टिकल एक्स दिशा में है तो एक्स में तो होगा, और आई कण है तो एक्स आई, और एक्स दिशा को कौन रिप्रेजेंट करता है, आई कैप। इसी प्रकार वाई और जेड, हम इस प्रकार से हमारे पास किसकी स्थिति आ गई है, ये आई में कण की हमारे पास स्थिति आ गई है। अतः अब हम चलते हैं इसके स्थिति सदिश पर के फॉर्मूले पर। हम जानते हैं आरसीएम वेक्टर इज इक्वल टू होता है समीशन एम आई आर आई, जहां i इज इक्वल टू क्या है, 1 से n है अपॉन का समीशन एम आई, ये फॉर्मूला था इसका। आरसीएम वेक्टर इज इक्वल टू समीशन i इज इक्वल टू 1 से n, एम आई तो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और ये किसका मान है हमारे पास, आर आई का मान है। किसका है, आर आई का मान है। तो आर आई का मान यहां रख दीजिए, आई कैप एक्स आई प्लस जे कैप वाई आई प्लस का के कैप जेड आई, ठीक है, अपॉन का क्या था, समीशन एम आई। अब देखिए आरसीएम की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, ये आई है, तो मैं आरसीएम की भी वैल्यू रखूंगा। पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए, समझ में आ रहा है। चलिए बिल्कुल आसान तरीके से देखिए, इस फॉर्मेट में चला है माना द्रव्यमान केंद्र की स्थिति एक्स दिशा में तो एक्ससीएम, वाई में वाईसीएम, जेड में जेडसीएम, ये बना दिया। इसी प्रकार मैंने डायग्राम बना के बताया आई का कण होगा उसका स्थिति सदिश ये है, और मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले में मान रखा है। अब देखिए, अब आरसीएम का भी मैं मान रखूं, जो कि अभी अभी जस्ट हमारे पास था, वो क्या था, आरसीएम का मान आई कैप एक्ससीएम प्लस जे कैप वाईसीएम प्लस के कैप जेडसीएम था नहीं, इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, समीशन आई इज इक्वल टू 1 से n, एम आई क्या है, बाहर है, इसको भी रफ करना पड़ेगा, क्या आ जाएगा, आई कैप एक्स आई प्लस का जे कैप वाई आई प्लस का के कैप जेड आई, अपॉन का क्या हो जाएगा, समीशन एम आई। अब यदि आपको कोई पूछे कि आई की एक्स दिशा में सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, आई के पदों की तुलना करने पर, आई के पदों की तुलना करने पर, तुलना आती है, आई के पद को यहां पर दबा लीजिए तो इधर तो क्या है, एक्ससीएम, इधर आई के पद को दबा लेंगे तो इधर क्या है, समीशन एम आई एक्स आई अपॉन का समीशन एम आई। बोलिए है कि नहीं, ये आ गया है हमारे पास एक्ससीएम का फॉर्मूला। यानी यदि आपको कोई पूछे कि एक्स दिशा में सेंटर ऑफ मास का स्थिति सदिश बताइए तो फॉर्मूला ये है। इसी प्रकार वाई दिशा में पूछे तो हम क्या कर देंगे, जे कैप के पदों की तुलना, जे कैप के पदों की तुलना, पदों की, तो जे कैप के पदों की तुलना, जे कैप को आप यदि छुपा लेंगे तो हमारे पास YCM बचेगा, तो YCM ऐसे कैसे, यहाँ पर जे कैप को हटा लीजिए तो समीशन एम आई बाहर है जो कि इससे गुणा होगा, और वाई आई अपॉन का समीशन एम आई। इसी प्रकार जेड, यानी जेड दिशा में आपको स्थिति सदिश पूछे तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखिए के कैप के पदों की तुलना करने पर, के कैप के पदों की तुलना, देखिए के कैप के पदों की तुलना कीजिए, इसको रख लीजिए तो हमारे पास बच रहा है जेडसीएम, और यहाँ पर आप रखेंगे तो एम आई अंदर गुणा होगा तो समीशन एम आई जेड आई अपॉन का समीशन एम आई। ये आ गया है आपको जेड दिशा में स्थिति सदिश। मतलब जो मैंने टॉपिक बताया इसका मतलब क्या है कि जो सेंटर ऑफ मास है उसकी विभिन्न दिशाओं में स्थिति सदिश क्या होते हैं। आप हेडिंग लगा सकते हैं कि विभिन्न दिशाओं में, विभिन्न दिशाओं में, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले आप हेडिंग लगा सकते हैं विभिन्न दिशाओं में सेंटर ऑफ मास की स्थितियां, की
स्थितियां। हम किस फॉर्मेट पर चले हैं? स्थिति सदिश के फॉर्मूले पर। ये हम जानते हैं, हमने सबसे पहले देखा कि आपका सेंटर ऑफ मास एक्स दिशा में है तो एक्स सीएम, वाई दिशा में है वाई सीएम, जेड दिशा में है जेड सीएम, आर सीएम बना लिया। फिर उसके बाद हमने आइवा कण लिया और आइवा कण की स्थिति सदिश बनाई और हमने डायरेक्ट मान रखकर तुलना की है। एक्स दिशा में सेंटर ऑफ मास का स्थिति सदिश का फॉर्मूला ये है, वाई दिशा में ये है, जेड दिशा में ये है। डायरेक्टली न्यूमेरिकल पूछा जाता है, आपको बस फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। तो आज का आपका काम क्या है? लेक्चर नंबर 2 को पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है दोनों लेक्चर्स की और फॉर्मूले याद रखने हैं। किस किस के? सबसे पहला आरसीएम का, फिर किसका रखना है? वीसीएम का, फिर किसका रखना है? एसीएम का। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइनें जो मैंने लिखाई हैं आपको वो याद रखनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाया गया है, ठीक है। और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर नए जोश के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।